हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। क्या बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा? क्या बांग्लादेश में आर्थिक तरक्की भारत से तेजी से हो रही है? क्या भारत में आर्थिक विकास का जो पहिया है वो धीरे घूम रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर इस वक्त देश में जबरदस्त चर्चा हो रही है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 6 सालों में देश में आर्थिक सुधार हुए हैं। उनकी तुलना पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुए आर्थिक सुधारों से की जा सकती है, लेकिन सवाल है कि इन सुधारों में इतनी देर क्यों हुई? किसी भी देश की इच्छा क्या रहती है? विकास करना हो तो क्या इकोनॉमिकल सिस्टम हमारी साउंड हो, सरप्लस बजट हो, एक्सपोर्ट अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पानी सड़क मिल रहा है। यही से क्या आसपास होता है। ये बाय एंड लार्ज हर जगह पे सुनने को मिलता है, लेकिन यहां से रुक करके हमारा देश हम नहीं चला सकते। ये अनिवार्य होने के बाद भी 2 कदम और आगे चलने का निर्णय अभी से करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात 1 मार्च 2014 को कही थी, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2 कदम और आगे चलने का निर्णय अभी से करना है। उनकी बातों से साफ था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश में बड़े सुधार लाना चाहते हैं। इस बात को अब 6.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। सवाल है कि क्या पीएम मोदी ऐसा कर पाए हैं? इस बहस में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ लोग हैं। इनमें से एक हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया का मानना है कि इस साल के मानसून सत्र के बाद पीएम मोदी ने ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि वो देश में बड़े सुधार लाने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। अरविंद पनगड़िया ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड की बराबरी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी से की जा सकती है। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल से तो वो एक बड़े अंतर से आगे निकल चुके हैं। मोदी ने जो किया है वो खास तौर पर प्रभावशाली लगने लगता है जब हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने जो सुधार किए हैं वो राजनीतिक रूप से पूर्ववर्ती सरकारों की तरफ से लागू किए गए सुधारों की तुलना में कहीं अधिक विवादास्पद है। उनके कुछ बड़े सुधारों की जरूरत लगभग 2 दशकों से महसूस हो रही थी, लेकिन सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने उन्हें इस बहाने से दरकिनार कर दिया था कि उनके लिए कोई आम सहमति नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आर्थिक सुधार के बड़े फैसले लेना अपेक्षाकृत इसलिए भी आसान था क्योंकि उन्हें जो चुनावी बहुमत मिला वो बीते 30 सालों में किसी भी नेता को हासिल नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ने कई बड़े सुधारों के फैसले लिए भी, लेकिन इस बात को लेकर भी सवाल उठते रहे कि आर्थिक विकास की रफ्तार तेज नहीं हो पाई। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का मानना है कि बिना विकास के आर्थिक सुधारों का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि मेरे विचार में पीएम मोदी एक सतर्क नेता हैं जो घोर पूंजीवादी के प्रति एक मजबूत पूर्वाग्रह रखते हैं। वो पर्याप्त एकाधिकार का समर्थन करते हैं। अगर वो वास्तविक साहसिक सुधार करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के पास नहीं था। तो उन चीजों की लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि क्या ये सुधार देश की विकास दर को बढ़ा सकते हैं या नहीं। इस मानक के हिसाब से मनमोहन सिंह बहुत बड़े सुधारक थे, इसलिए मोदी अपने आप को बड़े आर्थिक सुधारकों की लिस्ट में शामिल करने से पहले विकास दर को आगे बढ़ाएं। मोदी के आर्थिक सुधारों के दावे पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक 2020 में एक औसत बांग्लादेशी नागरिक की प्रति व्यक्ति आय एक औसत भारतीय नागरिक की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा होगी। आईएमएफ के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% बढ़कर $1,888 होने की उम्मीद है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.3% घटकर $1,877 रहने की उम्मीद है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि इस साल भारत की जीडीपी में 10.3% की गिरावट आ सकती है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश और भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना की जा सकती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बांग्लादेश के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी बांग्लादेश से 10 गुना बड़ी है। इंडिया और बांग्लादेश को हम एक पैरामीटर पे तो कंपैरिजन कुछ हद तक जायज बनता है। वो पैरामीटर ये है कि वो हमारे
नेबर हैं, बॉर्डर हम उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन कुछ और पैरामीटर्स देखे जाएं तो उनकी पॉपुलेशन हमारे मुकाबले में बहुत कम है। हमारी इकोनॉमी तो आजकल या तो 5th लार्जेस्ट या 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो पूरी तरह हम उनके साथ कंपेयर करना सही नहीं है। दरअसल इस साल अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी के आंकड़े लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जीडीपी जिन खंभों पर टिकी थी वो सभी खंभे धराशायी हो गए। तो ये जीडीपी रूपी जहाज जो 4 इंजन पर चल रहा है, आपने जान लिया ये 4 इंजन कौन कौन से हैं, लेकिन ये 4E कैसे चलते हैं? वो चलते हैं 8 सेक्टर से। 4E = 8 सेक्टर। ये जीडीपी का पूरा कैलकुलेशन। पहला सेक्टर कृषि, दूसरा सेक्टर इसमें रियल एस्टेट गिना जाता है, तीसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, चौथा पावर सेक्टर इसमें शामिल है, कोयला खनन ये सेक्टर भी गिना जाता है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेड कम्युनिकेशन इसमें शामिल है, फाइनेंस, इंश्योरेंस और साथ ही साथ होटल और सर्विसेज की भी गिनती की जाती है जब आप जीडीपी के इन 4 इंजन को चलाने के लिए इस जीडीपी रूपी जहाज को ऊपर आसमान में लेकर चलते हैं, उड़ान भरते हैं। तो देखिए, आपको समझाने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इस जीडीपी का ये जो जहाज है इसके कॉकपिट में पहुंच गई हूं और साल दर साल इसका हाल क्या हुआ है जरा ये समझिए। शुरुआत कर लेते हैं जरा साल 2016। जीडीपी का आंकड़ा 8%, 17 में देखिए जरा सा टर्बुलेंस स्टार्ट हुआ, 7%, मतलब नीचे की तरफ ये जा रहा है। 18 में 6% पर पहुंचा और नीचे की तरफ जाते हुए हवाई यात्रा आपने की होगी, आप समझ पा रहे होंगे इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। 19 में 4% और 20 की तिमाही में देखिए क्रैश, ये -24% के करीब पहुंच गया। जीडीपी रूपी जहाज हो गया क्रैश, हो गया जमींदोज। मोदी राज में बांग्लादेश और भारत के बीच आर्थिक मोर्चे पर तुलना के लिए हमने अरविंद पानागड़िया द्वारा सुझाए गए 5 बड़े आर्थिक सुधारों को पैमाना बनाते हुए हर सुधार का विश्लेषण किया और हकीकत जानने की कोशिश की। पीएम मोदी को जिन सुधारों के लिए बड़े आर्थिक सुधारक के तौर पर माना जा रहा है उनमें से एक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अरविंद पनगड़िया जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पहले कर्ज में डूबी कंपनियों से बकाया वसूली के मामले सुलझाने में 15 से 25 साल लग जाते थे, लेकिन 2016 में आए नए कानून से ये प्रक्रिया आसान हो गई है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है जेट एयरवेज का रिवाइवल प्लान, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की वजह से संभव हो पाया है। ब्रिटेन, कालरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी मुरारी लाल जालान वाला कंसोर्टियम अब जेट एयरवेज का नया मालिक होगा। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाली कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसकी मंजूरी दे दी है। करीब 1 साल पहले जेट एयरवेज को चलाने के लिए फंड्स की गंभीर समस्या की वजह से बंद करना पड़ा था। आईबीसी कोड की सफलता की एक और बड़ी मिसाल है टाटा समूह के द्वारा भूषण स्टील का अधिग्रहण। 2018 में टाटा स्टील ने घाटे में चल रही भूषण स्टील को 32,500 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया था। इस डील से स्टेट बैंक समेत कई बैंकों का पैसा डूबने से बच गया। 1 दिसंबर 2016 में जब आईबीसी एक्ट आ गया, जिसमें कि एक टाइम बाउंड रखा गया कि भाई 180 दिन के अंदर डेट ऑफ एप्लीकेशन दिन एडमिट हो जाए, 180 दिन के अंदर उसमें सारे के प्रोसेस रिजोल्यूशन की हो जाएगी। काफ़ी सहूलियत होगी बैंकों, क्योंकि अब जैसे ही एक टाइम लिमिट आ गया कि आपके अकाउंट का रिजोल्यूशन होना 180 दिन में है, तो सभी बैंकों को भी इसमें सुविधा मिल गई। भारत पिछले कई दशकों में बांग्लादेश से जिस क्षेत्र में पिछड़ रहा है उसमें एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पाकिस्तान से अलग होने से बांग्लादेश को अपनी आर्थिक और राजनीतिक पहचान को अलग बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। इसमें लेबर लॉज यानी श्रम कानून की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने अर्थव्यवस्था में तेजी से महिलाओं को शामिल किया। बांग्लादेश के विकास का एक प्रमुख आधार कपड़ा उद्योग है। बांग्लादेश में कपड़ों की सिलाई का काम बड़े पैमाने पर होता है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। बांग्लादेश में 2013 के बाद से ऑटोमेटेड मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। बांग्लादेश आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़ों का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। बांग्लादेश का जो ग्रोथ मॉडल है उसको एनालाइज किया जाना चाहिए। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफी अच्छी पॉलिसीज और प्लान बनाए हैं। हमें उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से करना होगा। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस जो भी कनेक्टेड है इकोनॉमी के साथ, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के साथ, उनको टाइम बाउंड टारगेट देने चाहिए। मोदी सरकार ने भी अब उद्योग को बढ़ाने के लिए श्रम कानून में बदलाव किया है। जो सुधार पिछले 30 सालों से नहीं हो पाए थे, उन्हें श्रम कानून में बदलाव कर लागू करने की कोशिश की जा रही है।
नए कानून के मुताबिक अब 300 से कम मजदूरों से कम वाले फैक्ट्री मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से मजदूरों की संख्या को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने और मजदूरों के काम करने के घंटों में भी लचीलापन रखा गया है। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन होगा, क्योंकि ये सब लोगों को साथ में लेके चलने वाला डिसीजन है। सिर्फ लेबर ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं, कंपनियां नहीं, तो इंडस्ट्री को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया है। इसके लिए ये 100% एक सबका साथ सबका विकास जिसको कहते हैं, वो एक रिफॉर्म में मैं समझता हूँ कि यस, ये बहुत हिस्टोरिकल रिफॉर्मिस्ट है। ये है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खेती करने वाले किसान संतोष यादव। संतोष मंझले किसान की श्रेणी में आते हैं। संतोष का कहना है कि उनकी फसल की ज्यादातर कमाई बिचौलियों की जेब में चली जाती है, जिससे उनकी कमाई बहुत कम होती है। लेकिन अब कृषि कानूनों में बदलाव की वजह से किसानों को दूसरे राज्य में फसल बेचने की इजाजत मिल गई है। संतोष को लगता है कि नए कानून से उन्हें ज्यादा लाभ मिल सकेगा। किसान बिल जो पास किया सर गवर्नमेंट ने, उससे हम किसानों को काफी फायदा होगा उससे, क्योंकि हमारा जो माल है उसको कहीं भी जहां उचित दाम रहेगा वहां हम बेच सकेंगे। तो इसमें क्या है, व्यापारियों की मनमानी नहीं चल पाएगी इससे, तो किसानों के हित में, काफी हित में। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट समेत कई कृषि बिलों में बदलाव को लेकर पंजाब से लेकर उत्तर भारत में कई किसानों में रोष भी है। कई किसान इन बदलावों से खुश नहीं है। यह है पटना सिटी के मच्छर हट्टा इलाके में खिलौना का व्यवसाय करने वाले सज्जन कुमार जैन। देश में जीएसटी लागू होने के बाद से ये काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने पर अफसरशाही से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। 1-2 साल के अंदर जो व्यापार में क्रांति आएगी, पूरा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। जीएसटी से हम बहुत खुश हैं। सबसे बड़ा ये है कि आज हमको किसी ढंग का दोहन का सामना नहीं करना पड़ता। जब कोई भी नई व्यवस्था इस तरह से इतने बड़े स्तर पे की जाती है और प्रयोग और रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, तो उसके शुरू में कुछ अड़चने आती हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में जब आया तो क्योंकि बहुत चीजें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें थी, उस तरह की समस्याएं हैं। इस तरीके की चीजें धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा समाज को लग रहा है या सरकार को लग रही, तो उसको धीरे धीरे सुधार वो करती है। ऐसा नहीं है कि कारोबार और उद्योगों के लिए जरूरी सभी बड़े सुधार कर लिए गए हैं। जिन बड़े सुधारों की अब भी जरूरत है उनमें अहम है भूमि अधिग्रहण का मामला। जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण के कानून और प्रावधानों में बड़े बदलाव और सुधार करने से परहेज कर रही है। शुरुआत में भूमि अधिग्रहण कानूनों को लेकर बदलाव के कुछ प्रयास जरूर किए गए, लेकिन विरोध के चलते फिलहाल इस मामले को ठंडे बस्ते में ही रखा गया है। अभी मैं समझता हूं अभी रिफॉर्म्स में जो कमी है वो लैंड रिफॉर्म्स अभी और आने बाकी हैं, क्योंकि फैक्ट्री लगेगी कहां, जमीन पर। जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको जब फैक्ट्री लगानी है और लैंड एक्वायर करने की बात आती है, आज आपको हाईवे बनाना हो जो कि देश की उन्नति प्रगति करता है। हाईवे से कितना लाभ होता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि में, हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। एक हाईवे बनने से उसका 8 गुना असर होता है। उसके लिए जमीन का अधिग्रहण करने में इतनी कठिनाई आती है। ये है राजकोट के रहने वाले परेश वासाणी। ये राजकोट के इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनका मानना है कि रेलवे जैसे सेक्टर में एफडीआई आने से भारतीय उद्योग को काफी फायदा होगा। मोदी सरकार ने हाल ही में डिफेंस, रेलवे और एयरलाइंस के सेक्टर में विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से इंडियन इंडस्ट्री को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। यहाँ बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं, ऑटो पार्ट्स, कास्टिंग, फोर्जिंग। डिफेंस और रेलवे जैसे सेक्टर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से नए यूनिट लगाए जाएंगे, जिससे कि हम अपनी आपूर्ति डिफेंस वगैरह की यहाँ इंडियन इंडस्ट्री में बन के ही पूरी हो सकती है। मोदी सरकार जिस तरह के आर्थिक सुधार को बढ़ावा दे रही है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक तरक्की का रास्ता खुल सकता है। जहां तक विकास में बांग्लादेश से पीछे जाने का डर है, तो जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ समय की बात है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है, वो आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। रूल है कि अगले साल में 2021 में आईएमएफ ने भी बताया है कि हमारा जो ग्रोथ है वापस फिर वो रिगेन होगा। 2030 US डॉलर 2030 के आसपास हम वापस अपना जो ग्रोथ है जो 8% से ज्यादा गेन करके हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है 2030 डॉलर के आसपास रहेगा, जबकि बांग्लादेश का उस समय पे 1990 के आसपास रहेगा। तो वापस हम 2021 में रीगेन कर रहे हैं।